नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 31 जनवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। इस करंट अफेयर डिस्कशन में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो करते हैं हम स्टैटिक्स और करंट अफेयर को लिंक करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर को हम स्टैटिक्स के साथ लिंक करके देखते हैं, जिससे कि क्या होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। राइट, तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है नियोकोव एक वायरस है जो चमगादड़ में पाया गया। नियोकोव, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आप जीएस पेपर 3 से आप कर सकते हैं इसको लिंक। राइट, नियोकोव जो है ये चमगादड़ से फैला गया है। ये भी एक खतरनाक माना जाता है। वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का कहना है कि ये भी जो वायरस है ये खतरनाक वायरस से है। ठीक है, कोरोना वायरस जो है उसी का एक फैमिली है। कोरोना वायरस जो है ये एक बड़ा फैमिली होता है। ठीक है, इसका जो एक सदस्य के रूप में आपको कोविड-19 मिला है, लेकिन ये एक बहुत सा कोरोना वायरस जो है एक बहुत सा बड़ी बीमारी है जो कि मनुष्यों को संक्रमण करता है। अब इसको ना 4 जोनों में बांट के देखा जाता है। ठीक है, 4 जोन। पहला अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फ़ा और जो बीटा है यह एक्चुअली किसको प्रभावित करता है? यह चमगादड़ को और मनुष्य जैसे जो स्तनधारी जीव है उनको करता है। और गामा और जो डेल्टा है ये किसको करता है? ये गामा और डेल्टा जो है ये पक्षियों को करता है। यहाँ पे आपको सही से जानकारी लेना चाहिए कि अल्फ़ा और बीटा ये चमगादड़ों को और मनुष्यों को करता है। उसके साथ साथ गामा और बीटा किसको करता है? गामा और बीटा जो करता है वो करता है आपको पक्षियों को। ठीक है, अब देखते हैं कि मनुष्यों को जो संक्रमण करता है जिसको हम बोलते हैं जूनोविट स्पिल ओवर। ठीक है, स्पिल ओवर ये क्या करता है? ये जूनोवी स्पिल ओवर है, इससे ये होता है कि जैसे कि जानवर से मनुष्यों में इसका संक्रमण होता है। जो जानवर से मनुष्यों में संक्रमण होता है, ऐसे जो जानवर में होता है, चमगादड़ों में जैसे जानवरों में होता है, आमतौर पे क्रोनविल्स होता है। ठीक है, और उसके बाद शायद ही ये क्या होता है, स्पिल ओवर होता है। स्पिल ओवर जब होता है ना, तो स्पिल ओवर का मतलब ये होता है कि यह क्या होगा, जानवरों से मनुष्यों में ट्रांसप्लांट होगा, मतलब हस्तांतर होगा इस बीमारियों को। तो ये जो बीमारी है कोविड-19 ये क्या है? स्पिल ओवर बीमारी है। तो आपसे यदि स्टेटमेंट पूछ दिया जाए कि ये जो बीमारी है ये स्पिल ओवर बीमारी है क्या? यस, स्पिल ओवर बीमारी का मतलब कि जानवरों से मनुष्यों में क्या होना, ट्रांसफर होना, मतलब हस्तांतरण करके आना। अब देखते हैं हम कोरोना वायरस जो हमारा था कोविड-19 महामारी, ये क्या था? ये बीटा था। हमने देखा बीटा कोरोना वायरस था। ठीक है, जिसको जीन्स से संबंधित है। ये कितने प्रकार के थे? ये 7वें प्रकार का कोरोना वायरस था। राइट, इस 7वें प्रकार का जो है ये कोरोना वायरस था। कौन सा? कोविड-19 जो है वो 7वें प्रकार का है। यह मनुष्यों को कैसे प्रभावित करती है? मनुष्यों को प्रभावित करती है कोशिका के माध्यम से। ठीक है, ये कोशिका पे इफेक्ट डालती है। उसके बाद ये क्या करती है, स्पेक्टर जो बिल्डिंग है, डोमेन है, इस डोमेन पे इसको प्रभावित किया जाता है। अब बात उठती है कि हम जो डिस्कशन कर रहे थे नियोकोव क्या है? नियोकोव क्यों न्यूज में आ रही है? देखो, नियोकोव जो है ये बैट मतलब चमगादड़ से ये कोरोना वायरस ये फैल रहा है। ये पहली बार, ठीक है, ये पहली बार 2011 में ये पहचान किया गया था इस वायरस का। ये नहीं है कि अब अभी ये फैल रहा है, ये पुराना वायरस है। ठीक है, पहली बार इसको किया गया था। ये जिस चमगादड़ से फैल रहा है उसका जो चमगादड़ का जो नाम है उसका नाम है नियोरिमीसिया। ठीक है, नियोमेरिसिया जो नाम है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो आप इसको देखिएगा। नियोरिमीसिया जो है नामक ये चमगादड़ है। ये चमगादड़ से किस में फैले चमगादड़ है? ये चमगादड़ खासतौर पर किस क्षेत्रों में पाया जाता है? यह एक चमगादड़ों की प्रजाति है। ये जो है एक चमगादड़ की प्रजाति है। ये एल्फो मालगासी क्षेत्रों में होती है। एल्फो मालगासी क्षेत्रों में ये मिलता है। उसके बाद ये सवाल उठता है, एक क्वेश्चन फिर से दिमाग में आती है कि क्या यह मनुष्यों को प्रभावित करेगा? ये जो नियोकोव वायरस है क्या ये मनुष्यों को प्रभावित करेगा क्या? तो ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता, ये मनुष्यों को संक्रमण नहीं करता। जब मनुष्यों को संक्रमण नहीं करता तो ये इससे मृत्यु दर तो होगी ही नहीं। तो इसमें मनुष्यों को ये संक्रमण नहीं करके इसमें मृत्यु दर नहीं होती है। उसके बाद है प्रिंटिंग जो क्या कहलाता है, इसका क्या महत्वपूर्ण है? तो ये जो है MERS कोव और नियोकोव, ये एक तरह का आपको किसका करते हैं,
ये स्पर्ट्स का उपयोग करते हैं। ये देखिए कुछ आपको लगता होगा कि साइंटिफिक फैक्ट आता है, फिगर आता है, बस एक बार आप जानने कि इसके बारे में क्या है, क्योंकि आपको मैं नीचे दिखाऊंगा इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, राइट, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। उसके बाद निष्कर्ष में ये कहा जाता है कि ये बीमारी जो है ये तो अभी मनुष्यों को संक्रमण नहीं पहुंचा रही है जिस तरह से कोरोना वायरस, और ये जो SARS जो कोविड-2 था, ये पहला वायरस नहीं है कोरोना का जो मनुष्यों को प्रभावित किया है, ना ही ये आखिरी वायरस है। हो सकता है, अध्ययनों में कहा गया कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा वायरस आ सकती है। तो आगे की राह क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसको लेके इस जो परिवार के है चमगादड़ ये वायरस है, इस पर निगरानी बना के रखना चाहिए, और इसको लेके ना अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, इस वायरस को लेके रिसर्च होना चाहिए। यदि हम अभी से रिसर्च करके चलेंगे फिर जाके हो सकता है कि हम आगे काम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 में ये क्वेश्चन आया था। ACE2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर शब्द के बारे में किसके बारे में है, इस शब्द के बारे में आप बताइए। तो पहला क्या है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जो पौधे हैं उसे पेश किए गए एक जीन है, ठीक है। भारत की अपनी उपग्रह निवेशन प्रणाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वन्यजीव ट्रैकिंग है, ठीक है। उसके बाद वायरसों का एक रोग का प्रकार है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हम लोग परेशान रहते हैं क्या करें, आपको ना करंट अफेयर पे ही फोकस करना चाहिए। देखिए ये भी न्यूज़ में था, कोरोना वायरस न्यूज़ में था। ये जो वायरस है ये वायरस का ही एक प्रकार है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। अब इससे आप पता चल गया ये क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आपको बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्या है, ठीक है। तो ये आर्टिकल देखते हैं, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल परमाणु अंडर कंट्रोल, मतलब परमाणु अंडर कंट्रोल के बारे में है। इसको लेके एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ये प्रमाण पत्र क्या होता है, एक्चुअली ये दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि इस तरह का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट है PUS जो सर्टिफिकेट है, यह आपको मोटर जो वाहन होता है, आपको जो जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, ये जो मोटर वाहन होता है, इसको लेके क्या जाएगा, ये क्या किया जाएगा, इसमें प्रदूषण का जो मापदंड किया जाएगा। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी, गाड़ी को चेक करेगी कि आपकी प्रदूषण जांच होती है ना, प्रदूषण का जांच आपने देखा होगा, पोल्यूशन जांच आपके पेपर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी से संबंधित है। ये कब संशोधन किया गया था, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत किया गया था। ये इससे के तहत क्या है कि आपको एक प्रमाण पत्र जारी होगा। ये प्रमाण पत्र में क्या होगा कि लाइसेंस का प्लेट नंबर होगा, उसके बाद ये जो टेस्टिंग का आपका जो कितना रीडिंग आएगा उसका लिखा रहेगा, आपने कब टेस्ट करवाया, ये जो टेस्ट है कब फेल होगा। तो ये एक आपको अलग से एक सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा। जिस तरह से आप लाइसेंस रखते हैं, RC रखते हैं, उसी तरह से आपको ये सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा यदि आप दिल्ली में वाहन चलाते हैं। तो ये प्रदूषण जांच कैसे होती है, ये प्रदूषण जो जांच होती है ये कंप्यूटरकृत मॉडल होता है, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोटर, ठीक है, मैन्युफैक्चर द्वारा किया जाता है। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत जगह पे आपको जांच करने वाला स्टेशन लगा रहता है कि आप यहाँ पे आके जैसे पेट्रोल डलाते हैं ना, तो उस पेट्रोल पंप के आसपास भी ये चीज़ें मिल जाएगा आपको। तो वो क्या करता है, एक प्रमाण पत्र जारी करता है पेंटिंग करके, जो कैमरे के साथ आपको अटैच कर देता है। क्या करता है, देखिए पहले परमाणु को चेक करता है, आपकी वायु लेता है, उसके बाद ये चेक करता है, उसके बाद आपका जो नंबर है उससे कनेक्ट रहता है, तो उसके कैमरा के माध्यम से यहाँ पिन कर दिया जाता है कि ये जो गाड़ी है। उसके बाद एक ये सीधा एक प्रमाण पत्र आपको जारी करके देगा, जिससे कि ये प्रमाण पत्र में ये पता चलेगा कि आपकी जो गाड़ी है वो कितना उत्सर्जन का कितना मान है, मतलब कितना पैराग्राफ में मतलब स्टार रहे या नंबर रहता होगा, जो नंबर के हिसाब से आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाते होंगे। इसका अनुपालन ना करने पर क्या होगा, तो देखिए एक तो इसका अनुपालन नहीं, यदि परीक्षण करने में कितना पैसा लगता है, 60 से लेकर 100 रुपया। इसको आप परीक्षण करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, ठीक है। BS6 जो वाहन होता है उनके लिए 1 वर्ष और अन्य के लिए 3 माह। जो ये जो वाक्य है, इस बाइक के लिए जो टाइम दिया जाता है वैलिडिटी, ये 1 सालों का BS के लिए, BS6 के लिए 1 वर्ष, क्योंकि ये जो है ना पर्यावरण के लिए ज़्यादा ये उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसको उच्च क्वालिटी के बना के अभी चला गया। और जो इससे दूसरा जो आपका है जैसे BH1
BS4 के अलावा जो वो दूसरा भी आपका आता है, तो उससे संबंधित यदि आपका है तो 3 महीने पे आपको ये जांच करवाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और दोषी पाए जाते हैं, उल्लंघन करते हैं इसका, ये प्रमाण पत्र का, तो आपको जुर्माना लगेगा 10,000 का। ठीक है, जो संसाधन किया गया है तो ये जुर्माना आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो इसी से संबंधित था कि ये जो है ये एक प्रमाण पत्र है जिसके के द्वारा दिल्ली सरकार क्या चाह रही है कि हम परमाणु कंट्रोल करें, क्योंकि दिल्ली में परमाणु का जो प्रॉब्लम है ये आपने पहले भी देख चुके होंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रमोशन में SC और ST कोटे को लेके है। SC और ST कोटे को लेके ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये बताया कि ये राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये फैसला दिया कि राज्यों को ये चीज़ें करनी चाहिए कि ये चीज़ें हो कि नहीं हो। मैं इसमें आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भिजवाता हूँ। ये केस क्या है? ये केस ये है कि SC और ST के जो लोग थे, ठीक है, उनका मानना है, प्रतिनिधि जो थे उनका मानना है कि सरकार में जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, जो जैसे जॉब में है जो प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं SC और ST के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका जो वहाँ पे उपस्थिति है वो कम आकी जा रही है। जब वहाँ पे उपस्थिति कम आकी जा रही है तो आपको इसको लेके क्या करना चाहिए, इसको लेके आरक्षण देने की बात की जा रही है। हमने समझा कि ये मामला क्या था। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कंटेस्ट क्या क्या रखा हुआ है। इसमें देखिए जनरल सिंह, ठीक है, जनरल सिंह और नागराज मामला था। नागराज मामला में सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक पीठ था उनका कहना था कि आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मामला है SC ST को, जाति को जो पदोन्नति नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके लिए राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, संबंधित राज्यों के ऊपर इसको छोड़ देने की बात कही गई थी। उसके बाद कहा गया था कि पदोन्नति का जो कोटा है वो एक मात्रात्मक डाटा को संग्रह करने के उद्देश्य के लिए जो इकाई होती है उसको एक कैडर के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक वर्ग या समूह के स्वरूप में देखना चाहिए। कैडर के रूप में देखना चाहिए कि कैडर में क्या होता है, राइट। ऐसा फैसला इसलिए आता है कि ऐसा फैसला क्यों किया गया, क्योंकि इसलिए आता है कि न्यायालय का कहना है कि राज्य को जो दिए गए जो भी विवेकाधीन के अधिकार है उनको ये जो मापदंड है निर्धारण करने का, उसमें यदि सरकार कुछ किया जाता है तो ये उसमें कमी आ जाएगी, विवेक में कमी आएगी, इसलिए दे दिया गया। आप इसका प्रचार का जो टाइमलाइन है ये देख सकते हैं यहाँ से। ये नोट्स है जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, बुद्धा IAS। तो आप बुद्धा IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या था मामला क्या था ये समझिए। आर के संभव वाला जो मामला था उसमें जो 1995 में कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आबादी है उनके अनुपात में उनकी जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया गया था। उसके बाद है केंद्र और राज्य ने क्या कहा है कि इनके मामले जो है इसके तहत जो संविधान ने दिया है उसके मामले ये चाहते हैं कि ST ST को चीज़ें दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि को अपर्याप्तता है, मतलब कि पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मात्रात्मक जो चीज़ें हैं उसका अस्पष्ट है, डाटा भी नहीं है हमारे पास तो डाटा भी अस्पष्ट है। उसके बाद है कि समान वर्ग के जो प्रतिनिधि है उनका कहना है कि ये जो आरक्षण वाला चीज़ें है वो आरक्षण अनिश्चितता का काल हो सकता है, इसके लिए नहीं करना चाहिए, और जैसे कि ऊपर तक पहुंचा गया है इसको रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो इसके मामले से ऊपर तक पहुंचा है उसको रोकने की इनका सिफारिश की गई थी। ये दो पक्ष है, एक है कि SC ST के जो प्रतिनिधि है वो, और दूसरा है कि समान वर्गों का जो प्रतिनिधि है उनके बीच में। ठीक है, अब देखिए डेटा मात्र की आवश्यकता को लेकर अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालत में कहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको एक रोस्टर प्रणाली के रूप में आधारित करना चाहिए इस अनुपात को, ये आबादी को। ठीक है, रोस्टर प्रणाली के आधार पर क्या होगा कि सत्यापित करने और मात्रात्मक डाटा को एकत्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रोस्टर प्रणाली को चीज़ें क्या करना चाहिए। तो इसमें हमने एक केस के बारे में जाना। केस क्या था? नागराज केस। अब देखिए नागराज केस क्या है। नागराज केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था अनुच्छेद 16 क्लोज 4A के तहत गया था ये मामला। इसमें यह था कि SC ST को जो पदोन्नति के लेके आरक्षण में अनुमति देता है जब तक कि सरकार यह मानती है कि सरकारी सेवाओं में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधि है। यदि उनका अपर्याप्त प्रतिनिधि है तो इसके लेके उनके लिए आरक्षण की प्रावधान करता है, अधिकार देता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2006 का मामला। 2006 में क्या हुआ कि नागाराज मामले में एक संवैधानिक पीठ का फैसला आता है कि राज्यों को सामाजिक जो रोजगार है में प्रतिनिधित्व में मतलब कि पर्याप्त नहीं देखने पे मात्रात्मक डेटा को एकत्र करने के लिए एक बाध्य किया।
ठीक है, आप इसको एकत्र करिए और उनको प्रोत्साहन करने के लिए इनको बात किया। तो यही सारी चीज़ें, इससे संबंधित कुछ संशोधन किया गया है, संबंधित संशोधन 77वां संशोधन किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि संविधान के जो खंड 4A में पेश किया गया था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी है उनके पदोन्नति के मामले में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिला था। किसको मिला था? राज्यों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह अधिकार किसको मिल रहा है? राज्यों को अधिकार दिया गया था। यदि राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त उनका प्रतिनिधि नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? उनको आरक्षण दे सकते हैं। 81वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया कि SC/ST जो डाटा है उनको अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा गया है, ठीक है, और इसको आगे रिकवरी किया जाएगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया था 50% का, उससे ज़्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करने के लिए बताया गया था। उसके बाद 82वीं संविधान संशोधन, उसमें आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 335 के लिए ये प्रावधान दिया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद 50वां संविधान संशोधन 85, उसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि पदोन्नति के आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए परिमाणित वरिष्ठता के आधार पर लागू किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई भी ऐसे ST है, उसमें भी जो वरिष्ठ होंगे उसको ही इसको पदोन्नति करनी चाहिए। तो खासकर जो ज़्यादा चीज़ें होती है पदोन्नति में, वो वरिष्ठता के आधार पर ही होती है। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ें देखा होगा, इस चीज़ों को लेके ही आता है। प्रमोशन में कोटे को ऐसा मांग क्यों है? प्रमोशन में कोटे को लेकर ऐसा मांग इसलिए है, अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य है वो जो ग्रुप A की श्रेणी तक नौकरी तक पहुंच के लिए है। उसके बाद ये चीज़ें देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला, इनका कहना है कि आरक्षण से जो पदोन्नति होगा उनको लेके तैयार होना चाहिए। बेंच ने कहा कि उनके सामने जो भी रिकॉर्ड रखा गया उसमें उनके लिए एक ग्रुप में जो SC/ST वर्ग है उनका प्रतिनिधि कम था, सही में कम था, तो इसके लिए कहा गया। कोर्ट का कहना है कि ग्रुप A के रैंक के में स्थिति में सुधार के बजाय अब ग्रुप B और ग्रुप C में भी इनका पर्याप्त प्रतिनिधि सुनिश्चित करने का प्रयास जारी करनी चाहिए, ठीक है, उनका भी प्रयास करने की ज़रूरत है। तो हमने इस आर्टिकल को देखा कि इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ बताया गया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस के बारे में प्रमोशन से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जो सरकार थे, महाराष्ट्र के जो विधायक हैं उनको निलंबन करने को रद्द कर दिया गया है। ये मामला समझिए, मामला क्या है? मामला ये था कि कुछ विधायकों को 1 सालों के लिए क्या कर दिया गया? निलंबन कर दिया गया। 1 सालों के लिए निलंबन कर दिया गया। ये निलंबन करने के बाद ये जिन विधायकों को निलंबन किया गया था ये पहुंच गए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। 12 विधायकों को 1 सालों के लिए निलंबन किया। ये निलंबन को ये लेके चले गए, मामला को लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट। मामला में ये किया गया था, इनके खिलाफ याचिका दायर की गई, ठीक है। इनको ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि ये चीज़ें अवैध है, असंवैधानिक है, इन चीज़ों के खिलाफ चीज़ें लेके गई। अब कोर्ट का फैसला ये आया, किसी की अदालत का फैसला ये आता है कि ये जो मामला है, आप किसी भी विधायक को 1 साल के लिए आप निलंबन नहीं कर सकते। यह एक असंवैधानिक है, ठीक है, असंवैधानिक है। इसके लेके ये कुछ चीज़ें भी देते हैं और कि आपको इसके आधार पे ये बताते हैं कि आप इसको 1 सालों तक नहीं मान सकते, ठीक है। ये कार्रवाई चल रही थी, इस कार्रवाई में ये कहा गया, अदालत में मनमानी कार्रवाई हुई। इसमें कहा गया कि आप किसी भी विधायक, मान लेते हैं कि विधानसभा चल रहा है, ठीक है, आप समझ लीजिए, कोई भी विधानसभा या फिर संसद चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा चल रही है, इनमें किसी भी सदस्यों को यदि वो कामकाज में बाधा पहुंचाते हैं, यदि सदन चल रही है, सदन में कोई कामकाज में बाधा पहुंचाती है तो उनको निलंबन किया जाता है। लेकिन निलंबन भी करना, इतना लंबे समय के लिए निलंबन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप इसको निलंबन कर सकते हैं, ये प्राथमिकता है। उसके बाद है, नियमों के मुताबिक ये बताते हैं कि किसी भी सत्र में बार कदाचार करने पे किसी को भी निलंबन किया जा सकता है। लेकिन बेहतर अवस्थिति पैदा होती है, राइट। इससे क्या होगा? ऐसे यदि आप निलंबन करते हैं तो इससे ये होगा कि संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उसमें ये कहा गया कि सभी के साथ क्या हो? समता हो, ठीक है, समता को चीज़ों को लेके। तो उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें सदन में कार्यवाही को वीडियो जो सदन की तो कार्रवाई होती है, लेकिन ये वीडियो में कैसे पता चला कि यही व्यक्ति जो 12 है यही उसमें सबसे ज़्यादा सम्मिलित थे? वो भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, उससे हमें पता नहीं चला। संवैधानिक जो
लोकाचार के खिलाफ चीज़ें थे, ठीक है। ये जो संवैधानिक है ये लोकाचार के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए यदि आप 1 साल का लेते हैं और किसी भी चुनावी क्षेत्र का वो तो प्रतिनिधि होता है और वो अपने अपने क्षेत्रों का 1 सालों तक प्रतिनिधि नहीं करता है, तो यह एक क्या हो गया कि मतलब कि जनता की हक को मारा गया ना, या जनता का हकों को आपने 1 सालों तक निलंबन किया। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह है कि अब जनता के जो प्रतिनिधि होगा वो जनता की बातों को कहाँ पे रखेगा, सदन में रखेगा। तो वो चीज़ें हमें बताया गया। अब राज्य विधायिका की अनुमति क्या चीज़ें बताए, अब ये चीज़ें बताई जाती है कि जो कार्यवाही चलती है, विधायिका की जो प्रक्रिया होती है वो न्यायिक समीक्षा में आना चाहिए। तो इनका कहना है कि हाँ आना चाहिए। जब आप अवैधानिक और कुछ ज़्यादा बड़े वाले चीज़ें करते हैं तो उस चीज़ों को लाया जा सकता है, ठीक है। अब फैसला के आधार पर यह कहा गया कि अनुच्छेद 190 क्लोज 4 के तहत हवाला दिया गया। इसे यही कहा गया कि यदि किसी भी सदन में एक जो उपस्थिति होती है कि आप 60 दिनों तक यदि उपस्थिति नहीं होते हैं तो उनको क्या माना जाता है कि उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। समझिएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार दिया कि मान लीजिए कि कोई भी सदस्य, ठीक है, कोई भी जो सदस्य है, कोई भी एमएलए है, एमएलए या एमपी 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होते हैं लगातार, तो उस सीटों को क्या माना जाता है, खाली मान लिया जाता है, राइट। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है प्रतिनिधि अधिनियम की धारा के तहत ये कहा जाता है कि आप ये जो खाली माना जाता है उसको 6 माह के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्त स्थानों को भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मामला आता है जब आपने 1 सालों की कार्रवाई कर दी तो अब तो ये 60 दिन से ज़्यादा खाली रहेगा, वो तो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। और जब ये उपस्थित नहीं हो जाएंगे तो उनका सीट रिक्त होगा, और सीट रिक्त होगा तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवा के उस सीटों को भरना होगा, राइट। लेकिन तो वही चीज़ समझिए कि लेकिन आपने क्या क्या 1 सालों के लिए निलंबन किया है। तो ये तो प्रक्रिया आप देखें कि दोनों कानून को तो दोनों चीज़ों को क्या करती है, खारिज करती है। एक तो 60 दिनों तक नहीं रहेगा तो उनका रिक्त होगा तो उनका 6 महीने के अंदर उनको फिर से प्रक्रिया में लानी पड़ेगी। तो यही सवाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इसमें जांच में कहा। फिर इन्होंने कुछ चीज़ें तर्क ये दिया कि अनुच्छेद जो 212 है उसमें क्या गया है कि अदालतों को विधायिका, ठीक है, कि कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है। सही बात है। अनुच्छेद 212 के तहत ये कहा गया है कि अदालतों को क्या है, विधायिका की जो कार्यवाही है उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 212A के तहत कहा गया है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न में जो है नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि यदि इसमें यह भी कहा गया है कि यदि सदस्य 60 दिनों तक किसी सदन में नहीं उपस्थित रहेंगे तो उनका सीट क्या होगा, स्वतः खाली हो जाएगा। वही चीज़ रिपीट करे सुप्रीम कोर्ट कि यही मामला है कि वो तो स्वतः ही खाली हो जाएगा। जब स्वतः ही खाली हो जाएगा तो ये चीज़ें आपके लिए निलंबन के लिए मामला हेरा फेरी है। आगे की राय यही चीज़ बताते हैं कि ये जो सदन है हमारा जो लोकतंत्र है, ठीक है, और संसद के अंदर जो नागरिकों का कल्याण के लिए जो बात है, बहस है, वो चीज़ें 1 सालों तक वहाँ उन तक नहीं पहुँच पाएगा, राइट। इनका सदन का सदस्य निष्कर्ष में क्या बताया जाता है, निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि संसद और राज्य विधायिका का जो मामला है, ये हमले की जगह नहीं है। यहाँ पे लोगों को कानून बनाने की ज़रूरत है, विधायक को, ठीक है। जो देश की जो कानून है, कानून को बनाइए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बहस करिए, चर्चा करिए चीज़ों को लेके, ना कि ये दंगा करने की जगह, ये हमला करने की जगह नहीं है। नागरिकों के हित के लिए काम होनी चाहिए यहाँ पे। यही चीज़ें वाद विवाद के दौरान होना चाहिए। यही चीज़ें हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सदन में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में भी ये चीज़ें, पेगासस का मामला में आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है जिससे कि हम अदालत की जो भी चीज़ है इस तरह की कार्रवाई नहीं करने की बात की गई है और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो यही आर्टिकल था आज के लिए। आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था उसने हमने कवर किया। आपको इस आर्टिकल के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको सेशन का PDF यदि आपको डाउनलोड करना होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल बुद्धा IAS, आप बुद्धा IAS डालिएगा, बुद्धा IAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम वहाँ पे आपको 5 क्यूज़ भी भेजते हैं डेली का, तो आप उस क्यूज़ को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको हो सकता है कि ये डिस्कशन ना यदि समझने में थोड़ा सा समय लगे तो आप यहाँ पे वेट करिए, इस चीज़ों को समझिए। आगे आने वाले समय में और ज़्यादा आपको क्लियरिटी होती जाएगी जब क्या होगा कि आप एक सीक्वेंस आपको बन जाएगा। तो ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।